हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। मैंने आपको गोल्डन रूल्स के बारे में थोड़ा सा बताया और उसकी ग्लिम्स दी मैंने कि मॉडर्न अप्रोच से वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे लगते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास 11 आपकी टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से, जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी गई है। तो हम ऐसी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जो यूजुअली हर एक टेक्स्ट बुक में मिलेगी, और ये जो डेफिनेशन है ये आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी आंसर शीट में लिख सकते हैं। राइट नाउ इफ यू ऑलरेडी नो इट, प्लीज डोंट स्किप द वीडियो। आप इसकी स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए, क्योंकि ये सारी क्लासेस आपके फंडामेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। सो डोंट स्किप द वीडियो, स्पीड इंक्रीज करके देख लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डेफिनेशन दी गई थी ईयर 1941 में बाय AICPA, यानी कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अब पहली चीज, कोई भी चीज का रट्टा नहीं मारना है। ये डेफिनेशन देखते ही उसको रटने की कोशिश मत करिए, मेरे साथ रहिए, इसे समझिए। जैसे आप इसे समझ जाएंगे, वर्ड्स विल इवेंचुअली फॉल इन प्लेसेस, यू विल नॉट हैव टू मग देम अप। राइट, सो सबसे पहला वर्ड है इसमें आर्ट। ऐसे स्टार्ट होगा ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब आप जैसे ही ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे फीचर्स, नेचर जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दिए गए होंगे, दो शब्द बार बार इस्तेमाल होंगे, आर्ट एंड साइंस। अब कहीं पे लिखा होगा अकाउंटिंग इज एन आर्ट और कहीं पे लिखा होगा अकाउंटिंग इज अ साइंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि दोनों ही कैसे हैं। पहली चीज, साइंस हम किसी सब्जेक्ट को तब बोलते हैं जब उसमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है, मतलब उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा बेटा इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, एक सेट फॉर्मेट होता है, तरीका होता है चीज़ों को करने का। इसीलिए हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, साइंस है, क्योंकि इसमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो इस पूरे सब्जेक्ट को गवर्न करती है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अब आ जाते हैं आर्ट पर। अब गाइडलाइंस होने के साथ साथ, पूरे सेट ऑफ रेगुलेशन रूल्स होने के साथ साथ, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन जो ये अकाउंट्स बना रहा है या जो ये अकाउंट्स रीड कर रहा है। तो ये पर्सन सेंट्रिक भी है, जो पर्सन इसे मेंटेन कर रहा है उसके जजमेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, इसीलिए इसे हम आर्ट भी कहते हैं। तो पर्सन स्पेसिफिक है इसलिए आर्ट भी है, और गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसलिए साइंस भी है। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी, दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अकाउंटिंग इज अ साइंस। लेट्स मूव अहेड। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से इसके बाद 3 वर्ड्स आते हैं, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सो लेट्स गेट टू इट। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया और मैंने अपने पापा से थोड़ा पैसा उधारी पर लिया था। अब बिजनेस करते करते मुझे 1 महीना हो गया एंड माय डैड आस्क्ड मी कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा चल रहा है। ही सेड हाउ कैन यू से कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, कितनी इनकम है, कितने एक्सपेंडिचर है। तो मैंने कहा मुझे तो ये पता ही नहीं है, ना मैंने कभी रिकॉर्ड किया, ना मुझे पता ही नहीं है कि कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है। बस मुझे ये पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे मेरे ड्रॉर में पैसे होते हैं, बहुत सारे लोग मेरी दुकान पर आ रहे हैं, तो मेरा बिजनेस अच्छा ही चल रहा होगा। नाउ दिस वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट राइट। वाई इट इज नॉट राइट? क्योंकि अभी तो मैंने अपने पापा से पैसे लिए, फ्यूचर में अगर मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना होगा, मुझे अपनी ग्रोसरी स्टोर बड़ा करना है या मुझे उसकी एक और चेन खोलनी है, तो लेट्स से मुझे लोन लेने के लिए बैंक के पास जाना पड़ेगा। अब जब मैं बैंक के पास जाऊंगी तो मेरे पापा ने तो ये सुन लिया कि हाँ भाई मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बैंक ये थोड़ा ना एक्सेप्ट करेगा। मैं बैंक के पास जाके कहूंगी कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सो दे विल से अच्छी बात है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट वेयर इज द एविडेंस? कहाँ है रिकॉर्ड्स, कहाँ है वो सारे पेपर वर्क जो ये प्रूव करेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है। राइट तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमारे बिजनेस में हो रही हैं उन्हें क्या करना, रिकॉर्ड करना। नाउ लेट्स गेट टू दिस, लेट्स कम हियर। अब लेट्स से मुझे 6 महीने बाद देखना है। अब रोज के रोज तो आप ये देख नहीं सकते हो कि मुनाफा हुआ, नुकसान हुआ। राइट, रोज के रोज आप क्या कर सकते हो, बस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई आज के दिन रॉ मटेरियल खरीदा मैंने, ठीक है, रॉ मटेरियल या
ग्रोसरी स्टोर है तो फिनिश गुड्स ही खरीदूंगी, या मैंने कुछ सामान खरीदा, लेट से मैंने 10,000 का सामान खरीदा, उसके बाद मैंने 15,000 का सामान बेच दिया। इस 15,000 के सामान में 10,000 रुपये तो मेरे पास कैश में आ गए, 5,000 का सामान मैंने उधारी पे बेचा है। अगले दिन मैंने 20,000 का सामान मंगवाया, इसमें से 15,000 का जो सामान था वो मैंने कैश के अगेंस्ट में मंगवाया, 5,000 का सामान मैंने उधारी पे मंगवाया। ये 5,000 रुपये मैंने 3 महीने बाद पे किए। तो एक बिजनेस में एक दिन में ही इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि उसे याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक सिस्टम रखते हैं जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते रहते हैं, राइट। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होती जा रही है हम उसे लिखते जा रहे हैं। अब जो ये लिखने का तरीका है, ये 2 तरीके होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम बेटा आपका पहले एग्जिस्ट करता था, अब हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब ये हो गई रिकॉर्डिंग। अब मैं क्या कर रही थी, रोज मैं ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती जा रही थी कि ये सामान आया, ये सामान गया, इतना सामान मिल गया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। अब लेट्स से 3 महीने बाद मुझे जिससे मैं सामान खरीदती हूँ उसे जितनी भी उधारी है पैसा देना है, राइट। लेट्स से मैंने जनवरी में उससे 20,000 का सामान खरीदा, फरवरी में मैंने अगेन 20,000 का सामान खरीदा, मार्च में मैंने फिर से 20,000 का सामान खरीदा, जनवरी में 20 में से 5,000 का सामान मैंने उधारी पे खरीदा था, इसमें 10,000 का, इसमें अगेन 5,000 का, राइट। अब मुझे 3 महीने बाद देखना है कि भाई इसका अकाउंट क्लियर करती हूँ। लेट्स से इसका नाम था राम, मुझे राम के पैसे वापस करने थे जितना मेरी उधारी थी। तो कितनी उधारी है टोटल, 5 + 10 + 5, दिस गिव्स यू 20,000। कितने की उधारी है, 20,000 की उधारी है। नाउ यू कैन सी, अभी तक मैं क्या कर रही थी, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रही थी कि राम से जनवरी में सामान खरीदा 20,000 का, जिसमें 5,000 क्या था, उधारी पे था। फरवरी में अगेन 20,000 का, जिसमें 10,000 क्या थी, उधारी थी। मार्च में अगेन, तो ये क्या था, रिकॉर्डिंग। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन सारी ट्रांजेक्शन को साथ में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि 3 महीने बाद मुझे राम का हिसाब खत्म करना है। तो इसे मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीजों को एक जगह पे ले आई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग, राइट। हम इसे क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग। मैंने क्या किया, जितनी भी ये वाले अकाउंट्स थे इसे मैंने क्लासिफाई कर दिया कि भाई उधारी वाला कौन सा था और इसमें आपका जो कैश वाला था वो कौन सा था। कैश वाला मैंने अलग कर दिया और उधारी वाला मैंने अलग कर दिया। इसी तरीके से जितने भी इनकम्स होंगे सबको क्लासिफाई कर दूंगी, एक्सपेंसेस को क्लासिफाई कर दूंगी। हर एक अकाउंट को या मेरे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उन्हें अलग अलग क्लास में मैं डाल दूंगी। असेट का क्लास अलग, लाइबिलिटीज का क्लास अलग, इनकम्स का क्लास अलग, एक्सपेंसेस का अलग। इस तरीके से मैं उन्हें क्या करूंगी, क्लासिफाई करूंगी, राइट। अब क्लासिफाई तो हो गया। अब क्लासिफाई के बाद मैंने क्या किया, समराइज किया। समराइज यानी कि समराइज मैंने क्या किया कि भाई इसका मुझे टोटल कितना पैसा देना है, 20,000 मुझे इसका पैसा देना है। इस समरी में मैंने क्या लिखा कि मैंने टोटल सामान लिया था इससे कितने का, 60,000 का। स्टॉक कितने का लिया था, 60,000 का, जिसमें से 40,000 मैंने पहले पे कर दिए कैश में और 20,000 अब मुझे पे करने हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज समराइजिंग। तो ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ रिकॉर्ड करना भी काफी नहीं है और ट्रांजैक्शन को सिर्फ समराइज करना भी काफी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स क्या है, पूरा प्रोसेस है। जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, जब तक आप क्लासिफाई नहीं करोगे, तब तक आप समराइजिंग पर नहीं आ सकते हो। तो रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, क्लासिफाइंग भी जरूरी है और समराइजिंग भी जरूरी है, क्योंकि समराइजिंग से हमें एक्चुअल में पता चलेगा हमें क्या करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग के बिना ये करना पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंट्स क्या है, एक प्रोसेस है। मैं साथ साथ में आपको इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी बता रही हूँ। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज होती हैं, मतलब एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है और किसी भी एक्टिविटी को हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस। तो अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है, जिसमें हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्लासिफाई भी कर रहे हैं और समराइज भी कर रहे हैं ना। अब हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या क्लासिफाई कर रहे हैं और क्या समराइज कर रहे हैं, टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट और एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। पहले इस पार्ट पर आ जाते हैं, फिर ये समझेंगे। तो हम कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज कर रहे हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स जिसे हम पैसे की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट्स, बिजनेस के ऐसे इवेंट्स या ऐसी ट्रांजैक्शन
आदान प्रदान, जिसे हम पैसे की भाषा में लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं, राइट। अब बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट को हम लोग पैसे की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल लोकल इलेक्शंस थे तो एक दिन मुझे दुकान बंद रखनी पड़ी। अब जिस दिन दुकान बंद रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है उस दिन मेरा बिजनेस क्या हो गया, उस दिन का बिजनेस मेरा खराब हो गया। लेकिन मैं क्या उसे मोनेटाइज कर सकती हूँ? क्या मैं उसे पैसे की टर्म्स में डिफाइन कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए उसे हम अकाउंट्स में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अकाउंट्स में हमें सिर्फ कौन से इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को कवर करना है जो कि किस में हो सके, मनी की टर्म्स में मेजर किए जा सके। ओके, सो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट और एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जिनका कुछ कंपोनेंट तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना ही चाहिए है। ओके, अब यहाँ पे और वर्ड्स देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये दोनों टर्म्स रह गए तो देखते हैं। अब सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है? ये सिग्निफिकेंट मैनर ही बता रहा है कि अकाउंट्स क्या है, एक साइंस है। सिग्निफिकेंट मैनर यानी कि एक ऐसे तरीके से हमें ये सारी चीज़ें करनी है जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, जो कि बॉडी ऑफ नॉलेज में बताई गई हो। मतलब कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिसके अकॉर्डिंगली हमें इसे रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करना पड़ेगा। सो इन ए सिग्निफिकेंट मैनर मतलब ऐसे तरीके से जो स्पेसिफाइड हो, जो समझने में आसान हो, जो आपका पूरे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा हो। सो दिस इज सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और किन टर्म्स में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मेरी दुकान में इतना सारा सामान पड़ा है, शैम्पू की बॉटल्स हैं, कंडीशनर की बॉटल्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ऑयल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, राइट। अब अगर मैं सबको उनकी अपनी यूनिट्स में रिकॉर्ड करना शुरू करूँगी कि भाई 5 यूनिट्स मेरे पास ऑयल की रखी हैं या 10 यूनिट्स मेरे पास शैम्पू की रखी हैं, तो उससे अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, उससे प्रॉफिट कैलकुलेट करना ज़रूरी पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है? इन सबको एक कॉमन डिनोमिनेशन पे लेकर आना है। कॉमन डिनोमिनेशन क्या है? पैसा। तो मैं सारी चीज़ें किस टर्म्स में रिकॉर्ड करूंगी? पैसे के टर्म्स में रिकॉर्ड करूंगी। सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर क्यों? क्योंकि देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, किसकी टर्म्स में? मनी की टर्म्स में। क्या रिकॉर्ड करना है हमें? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बिजनेस के जो किस कैरेक्टर के हों? फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। और लास्ट में हमें क्या करना है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, ताकि मैं 6 महीने बाद अपने पापा से कह सकूं कि पापा इन 6 महीनों में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, या मेरी सेल्स थी 1,20,000 की। तो ये क्या है? दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, राइट। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि मेरे बिजनेस का रिजल्ट क्या था कि 6 महीने में 10,000 का मुनाफा कमाया और 1,20,000 की सेल्स की है मैंने। तो ये है मेरे बिजनेस की पोजीशन आफ्टर 6 months, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच वाज गिवन इन 1941। इसी से आप लोग बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, राइट। तो आपको जितनी भी क्वेरीज हैं इस डेफिनेशन से रिलेटेड नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी के साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है वो समझनी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहाँ से आया, एक शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। चाहे मैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करूँ, चाहे मैं इंडिया में बात करूँ चाणक्य के टाइम की, पूरे टाइम में अकाउंटिंग एग्जिस्ट करती थी, ट्रेड एग्जिस्ट करता था, रिकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती थी। अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग तरीके से ये चीज़ करी जाती थी। उसके बाद जब ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, मर्चेंट्स बहुत सारे आ गए, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ, तब रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। और उसी टाइम पे ल्यूका पेकिलियो जो फादर माने जाते हैं ये डबल एंट्री सिस्टम के, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की बात की थी, जहाँ से डेबिट, क्रेडिट जैसे वर्ड्स उठाए गए हैं, राइट। उसके बाद बहुत टाइम तक कुछ फॉर्मल तरीके से नहीं की जाती थी अकाउंटिंग, लेकिन सारी कंपनीज अपने अकाउंट्स मेंटेन करती थी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया, जब रियलाइज किया गया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्टॉक मार्केट्स की डेवलपमेंट के लिए
अकाउंटिंग को एक फॉर्मल दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से आपके अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है उसे बहुत फॉर्मलाइज कर दिया गया, उसे मैंडेटरी कर दिया गया कंपनीज के लिए। तो अकाउंटिंग जो है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड में इवॉल्व होकर आया है। आज हम जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं इट इज़ अ थिंग दैट हैज़ इवॉल्व ओवर मेनी ईयर्स। सो इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और व्हाट वी कॉल हाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग गॉट इवॉल्व्ड, let me know in the comment section. I'll make a detailed video on that. तब तक के लिए let's get back. So this is the first definition of your financial accounting. अब एक दो definitions और देख लेते हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल है, और आपकी जितने भी क्वेरीज होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में उन्हें बता दीजिएगा। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक और डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कहती है द प्रोसेस ऑफ। नाउ आई एक्सप्लेन यू दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज होती है उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने फाइनेंशियल से हटके कौन सा वर्ड यूज किया? इकोनॉमिक, मतलब जिसे पैसे के टर्म्स में मेजर किया जा सके। तो जितने भी बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन होती है, राइट, पैसे से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसे आइडेंटिफाई करना, मतलब बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होंगी, अब उसमें से हमें वो पिक करनी है जो इकोनॉमिक नेचर की हो या जो फाइनेंशियल नेचर की हो। तो हमें क्या करनी है? आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी जो आपकी ट्रांजेक्शन है या इवेंट है वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल नेचर की है। उसके बाद हमें उसे मेजर करना है। मेजर मतलब अगर वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के टर्म्स में उसे मेजर करना है, असेट है तो असेट की टर्म्स में मेजर करना है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी की टर्म्स में मेजर करना है। तो मतलब उसे हमें क्या करना है? आगे मेजर करना है। और उसके बाद क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। अब ये एक नया पॉइंट दिया गया इसमें, कम्युनिकेटिंग। अब ये देखिए जो ये डेफिनेशन है ये बनाई गई है एक नए पर्सपेक्टिव से, जो ये कहता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, कि जो अकाउंट से इंफॉर्मेशन आती है वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना जो उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कैसे? लेट्स सी। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि वो लोग जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट कर सके। इन्फॉर्म्ड जजमेंट, इन्फॉर्म्ड यानी कि जब आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हो, वो जानने के बाद जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, उसे बोलते हैं इन्फॉर्म्ड जजमेंट। लेट्स सी ये कैसे होता है। अब बिजनेस जो रन करती है मैनेजमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें कलेक्टिवली बोला जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या मैनेजर्स को जब पता होगा कि बिजनेस फाइनेंशियल टर्म्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आगे उससे रिलेटेड वो डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में 4 प्रोडक्ट लाइंस चल रही हैं, 4 तरीके के प्रोडक्ट्स एक बिजनेस बना रहा है। तो वो बैठ के देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ए से कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट बी से कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट सी से कितना हो रहा है, प्रोडक्ट डी से कितना हो रहा है। अब ये प्रॉफिट कौन सी टर्म्स में है? इकोनॉमिक टर्म्स में है, फाइनेंशियल टर्म्स में है। अब उन्होंने देखा जो प्रोडक्ट सी है वो ज़्यादा जो प्रॉफिट्स है वो नहीं कमा पा रहा है, वो क्या कर रहा है? कंपनी का प्रॉफिट ड्रेन आउट कर रहा है। तो वो क्या डिसीजन लेंगे कि लेट्स डिसकंटिन्यू विद द प्रोडक्ट सी एंड वी शुड कंटिन्यू विद प्रोडक्ट्स ए, बी एंड डी, राइट। तो ये डिसीजन हम मैनेजर्स ने कैसे लिया? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी जो उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, मेजर की थी, और उसके बाद जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक कम्युनिकेट की गई तो उन्होंने इन्फॉर्म जजमेंट ली कि उन्हें ये जो सी प्रोडक्ट है इसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉफिट्स को ड्रेन आउट कर रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला यूजर। अब लेट्स सी हम बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की, ठीक है। अब जैसे मैं ग्रोसरी स्टोर चला रही थी, मैंने आपसे कहा कि मैं एक दिन में 100 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रही हूँ ऑन एन एवरेज, राइट। अब ये प्रॉफिट अच्छा है या ये प्रॉफिट अच्छा नहीं है? अब आप कहेंगे कि मैं कैसे बता सकता हूँ कि अच्छा है कि नहीं है। अब मैंने कहा कि 3 ग्रोसरी स्टोर्स हैं, लेट्स से एक है ये, एक है ये, एक है ये वाला ग्रोसरी स्टोर मेरा है। मैं कमा रही हूँ 100 रुपीज़ एक दिन में, प्रॉफिट कमा रही हूँ 100 रुपीज़ का। जो ये वाला ग्रोसरी स्टोर है वो कमा रहा है 200 रुपये का प्रॉफिट एक दिन में, और ये वाला ग्रोसरी स्टोर कमा रहा है ऑन एन एवरेज 210 रुपये का प्रॉफिट इन 1 डे। तो अब बताइए क्या मेरा प्रॉफिट अच्छा है? तो मैं कहूँगी नहीं, मेरा प्रॉफिट अच्छा नहीं है। अगर ये कमा रहा होता लेट्स से 110
और ये कमा रहा होता है 120, तो आप कहते हैं कि हाँ प्रॉफिट ठीक है, लेकिन आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं कह देती कि ये कमा रहा है 90 रुपये, ये कमा रहा है 120, तो आप कहते हैं कि हाँ आपका प्रॉफिट सही है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी क्या करते हैं, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि उनका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं बिजनेस में, जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, ओनर्स बोलते हैं। अब मैं ग्रोसरी स्टोर रन कर रही हूँ तो मेरे को जानने में इच्छा होगी कि नहीं होगी कि मेरा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगेन मुझे कैसे पता चलेगा, जब मुझे अपनी फाइनेंशियल डेटा देखने को मिलेगा। सो इन्फॉर्म जजमेंट्स, मतलब मैं वो ग्रोसरी स्टोर रन कर रही हूँ, मुझे आगे उस बिजनेस को बढ़ाना है, डिसकंटिन्यू करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, ये मैं कैसे डिसीजन ले पाऊंगी, जब मेरे पास एक्यूरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उसी तरीके से जिन लोगों ने मुझे पैसा उधार दे रखा है, जैसे मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे पैसा उधार दे रखा था, या मैं बैंक से लोन लेकर आई थी, वो बैंक या कोई भी ऐसी लेट्स से कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी थी जिससे मैंने लोन लिया था, राइट। तो ये सब भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हमने तुम्हें पैसा दिया था, क्या तुम उस पैसे को ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस सही भी चल रहा है, तुम हमारे पैसे लौटा भी पाओगे, इंटरेस्ट दे भी पाओगे। तो ये जितने भी आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, ताकि वो कैसा जजमेंट ले सके, इन्फॉर्म जजमेंट्स या इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके रिलेटेड टू द बिजनेस, राइट। तो ये है आपकी सेकंड डेफिनेशन। और यहीं से आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई जिसे हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तो आपके मेन यूजर्स हैं, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, ओनर्स, कॉम्पिटिटर्स, आपका जो आपके वो लोग जिन्होंने आपको पैसा उधार दे रखा है, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट क्या, अब टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा आप पर। तो ऑब्वियसली बात है, टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, जितने आपने प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे, जितनी आपकी सेल्स की होंगी। तो अगेन गवर्नमेंट के लिए भी ये फाइनेंशियल डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी देखना चाहेंगे कि आपका बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा दैट हु ऑल आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द आंसर इज द सेम, मैनेजमेंट, ओनर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंज्यूमर्स, द पीपल हु हैव लेंडेड यू मनी, गवर्नमेंट, ये सब क्या है, यूजर्स ऑफ योर फाइनेंशियल, ऑफ द डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। इसके अलावा ये वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इससे पहले भी याद रखिए डेफिनेशन जब भी आप लिखते हैं, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दी है डेफिनेशन वो बहुत ज़रूरी है, और वर्ड टू वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेफिनेशन को, राइट। इसीलिए डेफिनेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। दीज आर मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है या इससे प्रीवियस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सब्जेक्ट को आगे डेवलप करेंगे। हमने आज बात की कि जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये इसे हम साइंस बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो अगली क्लास में हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग योर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए इन वीडियोज़ को, और जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखता है प्लीज़ मुझे बताइए। फीडबैक्स, criticisms are always welcomed. Thank you so much. Until next time.